तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी और विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जिनके नाम के साथ मतलब हमेशा विवाद जुड़ा रहा, ओशो। हमारे पास स्रोत के तौर पर सैम की लिखी किताब लाइफ ऑफ ओशो के कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस इंसान को समझें जो इन सब मिथकों के पीछे छिपा है। और ये समझना जरूरी भी है। हाँ, कि वो आखिर थे कौन, एक भविष्य दृष्टा, एक धोखेबाज या कुछ और ही। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ओशो एक पहेली की तरह है। एक तरफ वो आज़ादी और प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ उनका बनाया सबसे बड़ा सपना, वो कम्यून, वो एक तानाशाही में बदल जाता है। बिल्कुल। उनकी जिंदगी और मौत दोनों ही एक गहरे विरोधाभास से भरे हैं। कहानी की शुरुआत ही बहुत नाटकीय है, सीधे ओशो की मृत्यु और उनकी अंतिम यात्रा से। हाँ, स्रोत में लेखक उस पल को बयां करती हैं जब वो पुणे की एक सड़क पर ओशो के पार्थिव शरीर के ठीक बगल में चल रही हैं। आप सोचिए वो मंजर। हजारों लोग सफेद कपड़ों में, चारों तरफ भारत की सड़कों का शोर, भीड़ और बीच में मौत को लेकर अनगिनत सवाल। हाँ, कि उनकी मौत हुई कैसे, उनकी देह को मतलब इतनी जल्दी जलाने की क्या वजह थी। और ये सवाल सीधे उन घटनाओं से जोड़ते हैं जो उनकी मौत से कुछ साल पहले अमेरिका में घटी थी। बिल्कुल। ओशो ने खुद ये दावा किया था कि अमेरिकी सरकार ने हिरासत के दौरान उन्हें थैलियम नाम का एक धीमा जहर दिया था। और यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमयी अध्याय शुरू होता है। हाँ, लेकिन ये जहर वाली बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? मतलब अमेरिकी सरकार के पास तो उन्हें देश से निकालने के और भी तरीके थे। सही बात है। तो फिर इस तरह चुपके से निशाना बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत हमें सीधे उस गिरफ्तारी के सीन पर ले जाता है। शार्लेट शहर का एयरपोर्ट, 2 प्राइवेट जेट विमानों को पुलिस ने घेर रखा है। 2 प्राइवेट जेट? हाँ। और ओशो और उनके साथियों को बिना जमानत की हिरासत में ले लिया जाता है। ये सब कुछ मतलब किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह रचा गया लगता है। सुनकर ही यकीन नहीं होता। ये किसी गुरु की गिरफ्तारी है या किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की। और हिरासत के हालात तो और भी अजीब थे। उन्हें जानबूझकर एक जेल से दूसरी जेल घुमाया गया ताकि उनके वकील उन तक ना पहुंच सकें। बिल्कुल। उन्हें डेविड वॉशिंगटन जैसे झूठे नाम से भर्ती किया गया और एक अजीब सा खाना दिया गया। पर सबसे रहस्यमयी बात यह है कि हिरासत के दौरान का एक पूरा दिन उन्हें याद ही नहीं था। क्या? एक पूरा दिन? हाँ, बाद में जेल के रिकॉर्ड से भी ये बात सामने आई कि उस एक दिन का कोई हिसाब ही नहीं था, जैसे वो 24 घंटे हवा में गायब हो गए हों। तो क्या ये सिर्फ ओशो का वहम था या फिर वो जानबूझकर एक शहीद की भूमिका निभा रहे थे ताकि अपने अनुयायियों की सहानुभूति? हाँ, ये भी एक सवाल है कि आखिर अमेरिकी सरकार उनसे इतनी खफा क्यों थी। इसका जवाब शायद उनके ओरेगॉन कम्यून में छुपा है। बिल्कुल। ये कहानी एक बहुत बड़े सपने से शुरू हुई थी। रेगिस्तान के बीचों बीच 64,000 एकड़ जमीन पर रजनीशपुरम नाम का एक शहर बसाना, जिसे वो सिटी ऑफ लव कहते थे। हाँ, सिटी ऑफ लव। ये 60 के दशक के हिप्पी आंदोलन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोग था। करोड़ों डॉलर लगे थे इसमें। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है ना। जिस शख्स ने पूरी दुनिया को आजादी और लेट गो का पाठ पढ़ाया, उसी का बनाया हुआ प्रेम का शहर एक तानाशाही कैंप में कैसे बदल गया। ये बदलाव धीरे धीरे आया। ओशो ने सार्वजनिक रूप से बोलना बंद कर दिया था, मौन धारण कर लिया था। अच्छा। और इसी दौरान कम्यून की पूरी बागडोर उनकी सेक्रेटरी माँ अनंतशीला के हाथों में आ गई। और फिर वहां से अजीब अजीब कहानियां बाहर आने लगी। जैसे कि वहां एक फाशीवादी व्यवस्था बन गई थी। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां शीला का हुक्म ही कानून था और लोगों से बिना सवाल किए दिन रात काम करवाया जाता था। तो ये प्रेम का शहर असल में अंदर से कैसा दिखता था? क्या लोग वाकई खुश थे? देखिए, स्रोत के मुताबिक शुरुआत में तो हाँ, लोगों ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर वहां एक नया समाज बनाया था। पर धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ने लगा। कंट्रोल? कैसा कंट्रोल? शीला ने एक शांति सेना बना दी थी जो सेमी ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थी। क्या कह रहे हैं? हथियारों से लैस? हाँ, लोगों के मेल पढ़े जाते थे, उनकी फोन कॉल सुनी जाती थी, यहां तक कि ओशो के अपने कमरे में भी सुनने वाले उपकरण लगाए गए थे। अरे बाप रे! तो वो जो प्यार का सपना था वो अब डर और एक तरह के पैरानोया के साए में जी रहा था। और इसी बीच ओशो की अपनी छवि भी बदल रही थी। बिल्कुल। वो भड़कीले हीरे जड़े हुए कपड़े पहनने लगे और 93 रोल्स रॉयस गाड़ियों का कलेक्शन जमा कर लिया। 93 रोल्स रॉयस? एक आध्यात्मिक गुरु के लिए ये तो समझ से ही बाहर है। बिल्कुल। और फिर इस कम्यून का अंत बहुत ही सनसनीखेज तरीके से हुआ। वो साल्मोनेला वाली घटना? हाँ, शीला पर आरोप लगे कि उसने स्थानीय चुनाव जीतने के लिए
पास के एक शहर के सैलेड बार में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया। सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। और जब ये सब सामने आया तो वो फरार हो गई। जी, और सबसे बड़ा सवाल यही था। ओशो ने कहा कि उन्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन स्रोत पूछता है, क्या ये संभव है कि जिस इंसान ने ये पूरा आंदोलन खड़ा किया उसे अपने ही घर में चल रही इस तानाशाही की भनक तक न लगी हो? हाँ, यही सवाल है। ये सवाल वाकई परेशान करने वाला है। ये समझने के लिए कि आखिर हजारों लोग इन सब के बावजूद उनके पीछे क्यों थे, हमें उनके मूल विचारों को समझना होगा। बिल्कुल। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, 70 के दशक के पुणे आश्रम में। जरूर। उनके विचारों को समझने की शुरुआत उनके ध्यान के तरीके से करनी होगी। ओशो का मानना था कि विपश्यना जैसी पारंपरिक ध्यान विधियां, मतलब चुपचाप बैठ के ध्यान करना, हाँ, वो आधुनिक खासकर पश्चिमी लोगों के लिए कारगर नहीं है। उनका तर्क था कि आधुनिक इंसान इतना ज्यादा तनाव, गुस्से और दबी हुई भावनाओं से भरा है कि अगर वो चुपचाप बैठने की कोशिश करेगा तो बस अपने दिमाग के उथले पानी में ही गोल गोल घूमता रहेगा। वो कभी गहराई में उतर ही नहीं पाएगा। तो इसका समाधान क्या था उनके पास? इसका समाधान था डायनेमिक मेडिटेशन या सक्रिय ध्यान। ये 1 घंटे की प्रक्रिया थी जो सुबह के लिए बनाई गई थी। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। मतलब चिल्लाने और कूदने से कोई शांत कैसे हो सकता है? ये तो उल्टा और ज्यादा तनाव पैदा करने जैसा लगता है। क्या स्रोत बताता है कि इसका लॉजिक क्या था? हाँ, इसका लॉजिक था कैथारसिस, मतलब भावनाओं का रेचन। ओशो का दर्शन था लेट गो, यानी समर्पण। अच्छा। उनका मानना था कि पागलपन से बाहर निकलने के लिए पहले उस पागलपन को पूरी तरह से जी लेना जरूरी है। आपके अंदर जो भी दबा हुआ है, गुस्सा, दुख, हंसी, उसे पूरी ताकत से बाहर निकाल दो। और जब आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह खाली हो जाते हैं, तभी असली खामोशी और ध्यान घटित हो सकता है, वरना वो खामोशी सिर्फ एक दिखावा होगी। तो ये तो हुई उनकी ध्यान की तकनीक जो शरीर और मन के तनाव को बाहर निकालने पर जोर देती थी। लेकिन तनाव की एक बड़ी वजह इंसानी रिश्ते भी होते हैं, खासकर प्रेम। बिल्कुल। इस बारे में ओशो का क्या कहना था? प्रेम और सेक्स उनके दर्शन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित हिस्सा थे। उन्होंने तंत्र की एक नई व्याख्या पेश की। उनका कहना था कि किसी के प्रेम में पड़ना हर इंसान के लिए ध्यान का एक स्वाभाविक अनुभव है, क्योंकि उस क्षण में आप खुद को, अपने अहंकार को भूल जाते हैं। उनकी किताब संभोग से समाधि की ओर ने तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया था उस जमाने में। बहुत बड़ा। और ये समझना जरूरी है कि 70 के दशक के भारत में ये विचार कितने क्रांतिकारी थे। जहां सेक्स एक बंद दरवाजे का विषय था, हाँ, वहां ओशो उसे खुलेआम अध्यात्म के शिखर तक पहुंचने का एक रास्ता बता रहे थे। उन्होंने समझाया कि संभोग के चरम क्षण में व्यक्ति को 2 चीजों का अनुभव होता है, अहंकार शून्यता और समय शून्यता। मतलब मैं और समय दोनों गायब हो जाते हैं उस एक पल के लिए। हाँ। और यही अनुभव गहरे ध्यान या समाधि में भी होता है। इसी वजह से उन्हें सेक्स गुरु का लेबल भी मिला, जो शायद उनकी सबसे बड़ी और सबसे गलत समझी जाने वाली पहचान बन गई। बिल्कुल। तो उनका मकसद सेक्स को बढ़ावा देना नहीं था? नहीं, उनका मकसद ऊर्जा की मुक्ति था। वो कहते थे कि सभी ध्यान विधियां असल में बिना सेक्स के उसी चरम अनुभव को पाने का तरीका है। उन्होंने प्रेम के कुछ चरण भी बताए थे, है ना? हाँ, 3 चरण बताए थे। पहला, लव 1, जहां 2 लोग एक दूसरे पर अधिकार जताते हैं, एक दूसरे की आजादी को खत्म कर देते हैं। दूसरा, लव 2, एक परिपक्व प्रेम, जहां 2 लोग साथ होते हुए भी पूरी तरह आजाद होते हैं। बिल्कुल। और तीसरा, लव 3, जहां मैं और तुम का भेद ही मिट जाता है और सिर्फ शुद्ध प्रेम बचता है। वो कहते थे कि यही वो अवस्था है जिसे जीसस ने कहा था, ईश्वर प्रेम है। तो हमारे पास ये क्रांतिकारी विचार है और दूसरी तरफ वो विनाशकारी कम्यून। ये सब आखिर उस एक शख्स के व्यक्तित्व में कैसे समाया हुआ था? सही सवाल है। स्रोत में उनसे आमने सामने मिलने का अनुभव भी बताया गया है, वो कैसा था? वो अनुभव भी किसी आम गुरु से मिलने जैसा नहीं था। उनके दर्शन सत्रों को स्रोत में एक पागल डॉक्टर की सर्जरी जैसा बताया गया है। पागल डॉक्टर की सर्जरी? हाँ, उनका तरीका लोगों को सलाह देना नहीं, बल्कि उन्हें उकसाना था। वो लोगों को खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे, अपने हर हिस्से को, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। अच्छा। अगर कोई कहता कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो उनकी सलाह होती थी, इसे और करो, एक बंद कमरे में जाओ और आईने के सामने अपने सबसे गुस्सैल चेहरे को देखो, इसे पूरी समग्रता से जियो। डरावने, ये शब्द तो मैं ओशो के साथ कभी नहीं जोड़ती। ज्यादातर लोग तो उन्हें शांत और प्रेमपूर्ण ही समझते हैं। नहीं,
मतलब लेखक उनसे मिलकर डर गई थी? ये तो पूरी छवि बदल देता है। हाँ, लेखक का व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि ओशो कोमल शाकाहारी नहीं बल्कि डरावने थे। उनसे मिलकर ऐसा लगता था जैसे आप किसी गहरी खाई के किनारे पर खड़े हैं। उन्हें एक रूप बदलने वाला या शेप शिफ्टर कहा गया है, यानी कोई ऐसा जिससे मिलकर आप कभी तय नहीं कर सकते कि उसका असली रूप क्या है। एक पल में गुरु, हाँ, अगले ही पल एक चालाक व्यापारी और फिर एक डरावने मनोवैज्ञानिक। और स्रोत में ये भी लिखा है कि उनसे बात करना किसी नशीले पदार्थ के सेवन जैसा था। हाँ, जैसे LSD का अनुभव हो। लेखक कहती हैं कि जब वो ओशो से बात कर रही थी तो उन्हें लगा कि कमरे की दीवारों की बनावट बदल रही है और समय का एहसास खो गया है। अरे वाह! ये एक बहुत तीव्र, लगभग मति भ्रम जैसा अनुभव था। ये दिखाता है कि उनके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त चुंबकीय और शायद थोड़ा अस्थिर करने वाला प्रभाव था। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसका एक संभावित जवाब शायद उनके अपने ज्ञानोदय के अनुभव से जुड़ा हो। अच्छा। स्रोत के अनुसार 21 साल की उम्र में ओशो एक पूरे मानसिक और नर्वस ब्रेकडाउन से गुजरे थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक अथाह कुएं में गिरते जा रहे हैं। उनका अतीत, उनकी यादें, सब कुछ उनसे दूर जा रहा है। हाँ, सब कुछ। ये ईश्वर को पाने का अनुभव नहीं था जैसा कि पारंपरिक संतों के साथ होता है। ये खुद को पूरी तरह खो देने का, शून्य हो जाने का अनुभव था। वो कहते थे कि सवालों के जवाब नहीं मिले, बल्कि सवाल ही खत्म हो गए। शायद इसी अनुभव ने उनके व्यक्तित्व को वो रहस्यमयी गहराई और अप्रत्याशितता दी थी। तो आज हमने ओशो की जिंदगी के कई पड़ावों का सफर तय किया। उनकी नाटकीय मौत, अमेरिका का वो असफल सपना, ध्यान और प्रेम पर उनके क्रांतिकारी विचार और उनका रहस्यमयी व्यक्तित्व। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? स्रोत हमें एक गहरे विरोधाभास के साथ छोड़ जाता है। एक व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत आजादी और जागरूकता की शिक्षा दी, उसी के अनुयायियों ने एक तानाशाही कम्यून बना दिया। हाँ, एक व्यक्ति जिसने अहंकार छोड़ने का पाठ पढ़ाया। वो खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गया जिसकी लोग लगभग पूजा करने लगे। ये समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है, जो स्रोत के अंत में आता है। स्रोत इस संभावना की ओर इशारा करता है कि शायद ओशो ने ओरेगॉन में जो कुछ भी किया वो जानबूझकर था। एक सोचा समझा नाटक। मतलब क्या मतलब? मतलब ये कि शायद वो 93 रोल्स रॉयस गाड़ियां, वो हीरे जड़े कपड़े और उनका वो अजीब व्यवहार, ये सब एक उपाय था। उपाय? किस चीज का? अपने ही अनुयायियों को उनकी अंधी भक्ति से झकझोरने का एक तरीका। वो नहीं चाहते थे कि उनकी शिक्षाएं एक और मरा हुआ धर्म या पंथ बन जाएं। अच्छा। उन्होंने एक बार कहा था, एक बुद्ध क्षेत्र एक ऊर्जा क्षेत्र है जहां तुम्हारी नींद तोड़ी जा सकती है, एक बिजली का क्षेत्र जहां तुम सो नहीं पाओगे, तुम्हें जागना ही होगा क्योंकि झटके हर समय आते रहेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस कम्यून की वो शानदार विफलता भी उसी झटके का हिस्सा थी? हाँ, एक ऐसा झटका जो लोगों को ये सिखाने के लिए जरूरी था कि किसी गुरु को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जागरूकता खुद जगानी चाहिए। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो ओशो की पूरी कहानी को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर देता है।